और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना शदीद था कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आंधी और बिजली की चमक बहुत तेज है। चलिए किसी दरख्त के नीचे छुप जाते हैं। डरना मत मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारा बाबा जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो, आगे कोई महफूज जगह ढूंढते हैं। अहमद, बारिश बहुत तेज है, दरख्त भी हमें नहीं बचा पाएंगे। गुड़िया सर्दी से कांप रही है, उसे तेज बुखार हो जाएगा। हमें सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। माँ, मुझे याद आया, एक बार जब हम जंगल में लकड़ियाँ लेने आए थे तो दाएं तरफ पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ी गार थी। गांव के सबसे आखिरी किनारे पर, जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर घने जंगल में बदल जाती थी, वहां पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। मिट्टी, लकड़ियों और तिनकों से बनी वो कटिया ही अहमद के लिए उसका महल थी। इसी झोपड़ी में अहमद अपनी नेकबख्त बीवी सुगरा और 9 साल की मासूम बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुर्बत बहुत थी, लेकिन उनका घर खुदा पर यकीन, मेहनत और ईमानदारी की दौलत से भरा हुआ था। अहमद के पास जमीन के 2 छोटे से टुकड़े थे, वही उसकी दुनिया और जीने की उम्मीद थे। सुगरा, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। फसल को जंगली जड़ी बूटियों से साफ करना है, वरना कीड़े पूरी मेहनत चाट जाएंगे। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। आप रोज यही कहते हैं अहमद कि आज जल्दी आऊंगा, लेकिन शाम ढल जाती है और अंधेरा उतर आता है। मासूम गुड़िया दरवाजे पर बैठी आपका रास्ता तकती रहती है और आप तब लौटते हैं जब उसकी मासूम आंखों में नींद उतर चुकी होती है। खेत तो आपका खून पसीना समझते होंगे, लेकिन ये बच्ची अपने बाबा की कमी कैसे समझे? मैं सब जानता हूँ सुगरा, जब गुड़िया सोते में भी मेरा नाम लेती है ना, तो खेत की मिट्टी भी मुझे भारी लगने लगती है। लेकिन क्या करूं? अगर मैं इन 2 खेतों से मुंह मोड़ लूं, तो घर का चूल्हा भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा। इंसान जिस्मानी थकन से नहीं हारता सुगरा, वो तो अपने प्यारों की उम्मीदें टूटते देखकर हार जाता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी को कभी ये न लगे कि उसका बाप कोशिश किए बगैर हार गया था। मैंने आपसे कभी बड़ा घर नहीं मांगा अहमद, ना कभी सोने के जेवरात की फरमाइश की है। बस इतना चाहती हूँ कि आप खुद को इतना मत तोड़े कि एक दिन ये खेत तो हरे रहें, लेकिन आप खुद सूख जाए। गरीब की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा शोर होती है सुगरा। हम बोलते कम हैं और सहते ज्यादा हैं। दुनिया हमारी आवाज नहीं सुनती, बस हमारी मजबूरियाँ गिनती है। बाबा देखो, मैंने मिट्टी की नई गुड़िया बनाई है। इसका नाम भी मैंने गुड़िया रखा है। लेकिन ये वाली गुड़िया कभी रोती नहीं है, क्योंकि इसके बाबा हमेशा जल्दी घर आ जाते हैं। अच्छा, तो मेरी असल गुड़िया मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि उसके बाबा देर से आते हैं। ये तो बहुत बड़ा केस बन गया। लगता है आज मुझे अपनी बेटी को मनाने के लिए कोई खास जादू करना पड़ेगा। हाँ बाबा, और अगर आज आप फिर देर से आए ना, तो मैं आपसे कटी कर लूंगी और बात भी नहीं करूंगी। माँ कहती है कि काम जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा का जल्दी घर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है मेरी जान, आज सूरज डूबने से पहले घर लौटूंगा, और अगर देर हुई तो तेरे लिए शहर से सबसे प्यारी गुड़िया लेकर आऊंगा। अहमद अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। वो जमीन गांव से थोड़ी दूर थी। मिट्टी तो अच्छी थी, लेकिन पानी की कमी हमेशा इम्तिहान लेती थी। गांव का एक बड़ा जिद्दी और मगरूर चौधरी था, चौधरी हशमत। पूरे इलाके के किसान या तो उसके रोब में रहते थे या उसके सूद के कर्ज तले दबे हुए थे। चौधरी हशमत को अहमद बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अहमद गरीब होने के बावजूद चौधरी के सामने कभी सर नहीं झुकाता था और हमेशा अपनी गैरत पसंदी पर कायम रहता था। क्यों भाई अहमद, अभी तक इसी मिट्टी में अपनी किस्मत ढूंढ रहे हो? कुछ मिला या सिर्फ पसीना ही बहा रहे हो? चौधरी जी, किस्मत कहीं बाहर बाजार में नहीं मिलती। इंसान उसे अपनी नियत और मिट्टी में बोता है। मैं भी बस वही कर रहा हूँ।
पसीना मेरा है, मेहनत मेरी है, तो खुदा की जात से उम्मीद भी मेरी ही होगी। बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगे हो तुम। 2 कैनाल जमीन और मिट्टी के घर में रहने वाला किसान भी अब किस्मत और नीयत की बातें करता है। अहमद, सच्चाई ये है कि गरीब आदमी अपनी मेहनत से नहीं, अमीरों के रहम और करम पर जीता है। रहम वो करम से पेट तो भर सकता है चौधरी जी, लेकिन इंसान की गैरत और रूह मर जाती है। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन किसी के आगे अपनी इज्जत का सौदा करना नहीं। रोटी कम खा लूंगा, पर सर झुकाकर नहीं जीऊंगा। ये मिट्टी मेरे हाथों की लकीरें और मेरी सच्ची नीयत पहचानती है चौधरी जी। मैंने उसे अपने पसीने से सेंचा है, किसी की खुशामद से नहीं। अगर फसल उगेगी तो उसी मिट्टी से, और अगर बर्बाद हुई तब भी सर उठाकर ही जीऊंगा। किसान फसल से नहीं, अपनी हिम्मत टूटने से हारता है। बड़ा गुरूर है ना तुझे अपनी इस सच्चाई और ईमानदारी पर। ठीक है अहमद, मैं भी देखता हूं कि तेरी ये ईमानदारी तुझे कितने दिन रोटी खिलाती है। ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, यहां मिट्टी में मिलाने की ताकत चाहिए होती है। जिस दिन भूख तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, तेरी ये गैरत घुटनों के बिल मेरे पास आएगी। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों की हसद और बदले की आग साफ बता रही थी कि वो अहमद को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। अहमद शाम को वादे के मुताबिक जल्दी घर लौट आया। बेटी अपने बाबा को जल्दी देखकर फूली न समाई। रात को सबने खुशी खुशी शुक्र करके रोटी खाई और सो गए। लेकिन इसी रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, चौधरी हशमत के 2 कारिंदे खामोशी से अहमद के खेतों की तरफ बढ़े। उनके हाथों में एक जहरीली दवा थी, जो लहराती हुई हरी भरी फसल को सेकंडों में जला सकती थी। उन्होंने वो जहर पूरी फसल पर छिड़क दिया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब अहमद हमेशा की तरह फजर के बाद अपने खेत पहुंचा, तो मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। नहीं, ये कैसे हो गया? कल शाम तक तो मेरा एक एक पौधा हरा भरा था और हवा में लहरा रहा था। एक ही रात में ये सब कैसे जल गया? खुदाया, तू गरीबों का ही इम्तिहान क्यों लेता है? मेरी महीनों की मेहनत, मेरी बेटी की उम्मीदें सब खाक में मिल गईं। ओ अहमद भाई, ये क्या हो गया? कल तो तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे शानदार थी। ये किसी मौसम की मार नहीं लगती। किसी ने जानबूझकर दुश्मनी की है। दुश्मनी किसकी हो सकती है, सब जानते हैं। चौधरी हशमत। अरे अहमद, चुप करो। चौधरी का नाम मत लो। अमीरों से बैर लेना आसान नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है, गवाह और कानून भी उसी की जेब में होते हैं। सच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। सच बोलने से पहले गरीब को अपने घर का चूल्हा देखना पड़ता है। अगर हम हर बार डर कर खामोश बैठ गए तो जुल्म करने वालों का हौसला मजीद बढ़ जाएगा। आज मेरी फसल जलाई है, कल किसी और गरीब का तमाशा बनाएंगे। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन सच बोलने का हक नहीं छोड़ सकता। अगर मैं डर गया तो कल अपनी ही बेटी की नजरों में गिर जाऊंगा। अहमद अभी अपनी बर्बाद फसल का दुख समेट ही रहा था कि गांव के चौकीदार ने आकर बताया कि चौधरी हशमत ने पंचायत बुलाई है और अहमद को फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। अहमद और सुगरा अपनी मासूम बेटी को पड़ोस में छोड़कर चौपाल पहुंचे, जहां पूरा गांव जमा था। चौधरी हशमत चेहरे पर झूठी शराफत ओढ़े बैठा था। अहमद, मामला बहुत संगीन है। चौधरी हशमत ने तुम पर अपनी हवेली से सोने के कीमती जेवरात की पोटली चोरी करने का इल्जाम लगाया है। उनके चौकीदार का कहना है कि उसने कल रात तुम्हें हवेली की पिछली दीवार के पास देखा था। पंचायत के सामने सच सच बताओ। अच्छा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी ख्वाब में भी चोरी का नहीं सोचा। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ।
कल रात मैं अपने घर में अपनी बीवी और बच्ची के साथ था। मैं किसी हवेली के पास नहीं गया। देखा सरपंच साहब, ये अब मजलूम बनने का ड्रामा करेगा। पहले अपनी जलती हुई फसल का रोना रोएगा ताकि सबको उस पर रहम आए, लेकिन मेरी बीवी के जेवरात सचमुच गायब हुए हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि अभी के अभी उसकी झोपड़ी की तलाशी ली जाए। सच खुद सामने आ जाएगा। ये सरासर झूठ और जुल्म है सरपंच जी। मेरे शौहर ने दिन रात हलाल की कमाई खाई है, कभी किसी का 1 रुपया भी बगैर हक के नहीं छुआ। ये चौधरी हशमत की नई चाल है। पहले उन्होंने हमारे खेत बर्बाद किए, अब हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। जबान संभाल कर बात कर औरत, बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाती है। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हर झूठ माफ कर दिया जाए। सरपंच जी, ये पोटली अहमद की झोपड़ी के पीछे लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपाई हुई मिली है, और जिस कपड़े में ये लिपटी थी, इसी का वो कपड़ा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने चोरी नहीं की। ये जेवरात मेरे घर के पास कैसे आए? किस अहमद, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जेवरात तुम्हारे घर से मिले हैं। गांव की अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पंचायत ये फैसला करती है कि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को उसी वक्त उस गांव से बेदखल किया जाता है। आज के बाद तुम उस गांव की हुदूद में नजर नहीं आओगे। मुझे कोई भी सजा दे दें, लेकिन मुझे चोर मत कहीं। ये गांव मेरा घर है, यहाँ मेरे बुजुर्गों की यादें हैं। मुझे यूं जलील करके मत निकाली। चलो भाई अहमद, अब अपनी ईमानदारी का बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो यहाँ से। अहमद, सुगरा और छोटी गुड़िया अपने घर का थोड़ा बहुत सामान गुठड़ी में बांधकर बोझल कदमों से गांव से बाहर निकलने लगे। पीछे उनका वो कच्चा सहन और यादें छूट रही थीं, और सामने अंधेरा और लामतनाही रास्ता था। अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान पर काली घटाएं छा गईं और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना शदीद था कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आंधी और बिजली की चमक बहुत तेज है। चलिए किसी दरख्त के नीचे छुप जाते हैं। डरना मत मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारा बाबा जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो, आगे कोई महफूज जगह ढूंढते हैं। अहमद, बारिश बहुत तेज है, दरख्त भी हमें नहीं बचा पाएंगे। गुड़िया सर्दी से कांप रही है, उसे तेज बुखार हो जाएगा। हमें सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। माँ, मुझे याद आया, एक बार जब हम जंगल में लकड़ियाँ लेने आए थे तो दाएं तरफ पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ी गार थी। आपने कहा था कि ये गार उनका घर बनती है जिनका कोई घर नहीं होता। क्यों ना हम वहीं चले? हाँ सुगरा, बच्ची ठीक कह रही है। वो गार बहुत महफूज है, कम अज कम उस तूफान और आंधी से बचा लेगी। चलो जल्दी चलो। वो तीनों किसी तरह गिरते पड़ते उस गार के अंदर पहुंच गए। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन अंदर थोड़ा सुकून था। सुगरा ने लकड़ियां जमा करके पत्थरों से आग जलाई और बचा हुआ थोड़ा सा दाना पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। गार ही अब उनका नया आशियाना बन चुकी थी। अहमद उदास बैठा था कि सुगरा उसकी सुगरा, दुनिया वाले मुझे चोर कह रहे हैं, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? अहमद, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे अपनी शादी के पहले दिन से आपकी गैरत पर फख्र है, क्योंकि आप सच्चे और नेक इंसान हैं। आप चाहते तो चौधरी हशमत के काले धुंधों में उसका साथ देकर अमीर बन सकते थे, लेकिन आपने सच चुना। खुदा पर यकीन रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अगली सोब तूफान थम चुका था, मगर फजा में खनकी थी। अहमद सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल गया ताकि खाने के लिए कुछ फल या जंगली सब्जियां ला सके, जबकि सुगरा गार के अंदर झाड़ू लगा रही थी। अचानक एक भारी पत्थर के नीचे सफाई करते हुए सुगरा की नजर एक कपड़े पर पड़ी। उसने जब पत्थर हटाया तो वहां से बिल्कुल वैसी ही एक मखमल की पोटली मिली, जैसी पंचायत में दिखाई गई थी। सुगरा ने घबराकर पोटली खोली
तो उसके अंदर सोने के असली और कीमती जेवरात चमक रहे थे। ए मेरे खुदा, ये तो सोने के असली जेवरात हैं और ये पोटली भी बिल्कुल वैसी ही है जो हमारे घर के बाहर मिली थी। अगर असली जेवरात यहाँ गार में छुपाए गए हैं तो पंचायत में जो जेवरात दिखाए गए थे वो झूठे और नकली थे। सुगरा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पोटली तो जानी पहचानी लग रही है। अहमद, चौधरी हशमत की पूरी चाल अब मेरे सामने शीशे की तरह साफ हो चुकी है। इस जालिम ने अपने बंदों के जरिए नकली जेवरात हमारी झोपड़ी के बाहर रखवाए ताकि हमें चोर साबित कर सके, और अपने असली जेवरात टैक्स और चोरी के डर से उस वीरान गार में छुपा रखे थे क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। अब हमें उसकी चाल का जवाब अपनी समझदारी से देना होगा। लेकिन सुगरा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई गवाह भी नहीं है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। आप अभी शहर जाएं और वहाँ कानून के बड़े अफसर, पुलिस या मैजिस्ट्रेट को सब सच बताएं और उन्हें कहें कि वो चौधरी की हवेली पर छापा मारे जहाँ चौधरी ने नकली जेवरात वापस लाकर रखे होंगे। सच अब खुद बोलेगा। सुगरा की समझदारी काम कर गई। अहमद शहर से कानून के ईमानदार अफसरों को लेकर गांव पहुंच गया। चौधरी हशमत और सरपंच चौपाल में बैठे किसानों पर रोब जमा रहे थे कि अचानक कानून की गाड़ी वहां आकर रुकी। अहमद और सुगरा को सरकारी अफसरों के साथ देखकर चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच साहब, देखिए ये चोर अहमद शहर के अफसरों को गुमराह करके यहाँ ले आया है। उसने हमारे गांव का नाम बदनाम किया है। चौधरी हशमत, खामोश हो जाओ। हमें इत्तला मिली है कि तुमने टैक्स चोरी और मासूम किसानों की जमीनें हड़पने के लिए एक बहुत बड़ा फरेब जाल बिछाया हुआ है। तलाशी लो उसकी हवेली की। सरकारी मुलाजिमों ने जब चौधरी की हवेली की तलाशी ली तो वहां से वही नकली जेवरात बरामद हो गए जो पंचायत में अहमद को फंसाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। सुगरा ने गार से मिले असली जेवरात अफसरों के सामने रख दिए। चौधरी के चामचे और मुलाजिम पुलिस की सख्ती देखकर घुटनों के बल गिर पड़े और सारा सच उगल दिया कि किस तरह चौधरी ने अहमद की फसल जलाई और उसे झूठे केस में फंसाया। अहमद, सुगरा, मुझे माफ कर देना। मैंने चौधरी के दबाव और झूठे सबूतों की वजह से एक सच्चे और ईमानदार खानदान के साथ जुल्म किया। चौधरी हशमत, तुम इस गांव के सबसे बड़े मुजरिम निकले। चौधरी हशमत, तुम्हें गरीबों पर जुल्म करने, झूठा इल्जाम लगाने और सरकारी धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। मैंने कहा था ना चौधरी जी, गरीब की जेब भले ही फिट्टी हो, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ हो तो खुदा उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। चौधरी हशमत को जिल्लत के साथ जेल भेज दिया गया और पंचायत ने चौधरी के जुर्माने की रकम से अहमद के खेतों को दोबारा हरा भरा करने का वादा किया। अहमद, सुगरा और गुड़िया वापस अपने कच्चे मगर गैरतमंद घर में लौट आए। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार गुड़िया दरवाजे पर उदास नहीं थी क्योंकि उसके बाबा उसका हाथ पकड़े उसके साथ मुस्कुरा रहे थे। सच्चाई की जीत हुई और चौधरी का गुरूर खाक में मिल गया।